हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विश्व के इतिहास में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमारा देश भारत भी एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों के उपनिवेश के रूप में रहा। तो जिस तरह से भारत में स्वतंत्रता संघर्ष चला इंग्लैंड के विरुद्ध, उसी तरह अमेरिका के विभिन्न जो उपनिवेश थे उन पर भी इंग्लैंड ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और धीरे धीरे उसका हस्तक्षेप दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। तो इस तरह अमेरिका के 13 उपनिवेशों के द्वारा इंग्लैंड की जो प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां थी, उसके शोषण की नीति थी, उसके विरुद्ध जो आंदोलन चला, उसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नाम से हम जानते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से अमेरिका के इन सभी 13 उपनिवेशों ने इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष किया और ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण इन उपनिवेशों को संघर्ष के लिए प्रेरित होना पड़ा और स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ करना पड़ा। 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड ने अमेरिकी महाद्वीप पर अधिकार स्थापित कर लिया और धीरे धीरे करके यहाँ के जो 13 उपनिवेश थे उन पर अधिकार स्थापित कर लिया। पढ़ने के लिए, ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाए, हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं यहाँ के उपनिवेशों को। पहला है दक्षिण में स्थापित उपनिवेश। कौन कौन से थे दक्षिण में? वर्जीनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, ये सभी उपनिवेश दक्षिण में थे। कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, ये सभी उपनिवेश उत्तर में थे। और मध्य में मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और डिलावेयर, ये सभी उपनिवेश कहाँ थे? मध्य में। इंग्लैंड ने अपनी औपनिवेशिक नीति के तहत धीरे धीरे इन सभी 13 उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया। प्रारंभ में यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको इंग्लैंड से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब धीरे धीरे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इंग्लैंड ने यहाँ पर अपनी आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ गलत तरीके से लागू करना प्रारंभ किया, तो इससे उपनिवेशों में विरोध की स्थिति हुई, असंतोष की स्थिति हुई और उन्होंने यह निश्चय किया कि अब ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना जरूरी है। और यहीं से अमेरिका के 13 उपनिवेशों के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत हुई। अब ऐसे क्या कारण थे जिससे इन 13 उपनिवेशों को बाध्य होना पड़ा? तो उसमें पहला कारण था इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव। हम यहाँ देखते हैं कि किसी भी तरह से इंग्लैंड ने सभी 13 उपनिवेशों पर अधिकार तो स्थापित कर लिया, लेकिन यहाँ के लोगों में, उपनिवेश में निवास करने वाले लोगों में ब्रिटेन के प्रति, उनकी सरकार के प्रति, उस देश के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। वो उस देश के अधीन होकर नहीं रहना चाहते थे। जो ब्रिटिश प्यूरिटन्स थे उनकी भी इंग्लैंड के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि इन पर इंग्लैंड की सरकार द्वारा काफ़ी अत्याचार किया गया था और ये भागकर अमेरिका के उपनिवेश में बसे हुए थे। जो ब्रिटिश न्यायाधीश होते थे उनके द्वारा उपनिवेशवासियों, अपराधियों को दंडित करके इन उपनिवेशों में बसने के लिए भेज दिया जाता था अपराध के तौर पर। तो इन अपराधियों से भी इंग्लैंड के प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति की आशा नहीं की जा सकती थी। इस तरह धीरे धीरे यहाँ पर रहने वाले लोगों में इंग्लैंड के प्रति धीरे धीरे दूरी बनना चालू हो गई और इन लोगों ने इंग्लैंड के प्रति संघर्ष का रास्ता अपनाने का निश्चय कर लिया। दूसरा है बच्चों पॉइंट, राष्ट्रीयता की भावना का जागृत होना। 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड ने उपनिवेशों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त वहाँ क्या हुआ कि राजस्व वसूली के लिए भी कठोर कदम नहीं उठाए,
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आसपास के जो क्षेत्र थे, जब वहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ हुआ, अमेरिका वासियों ने देखा कि जब और छोटे देश भी संघर्ष चालू कर सकते हैं अपने आज़ादी के लिए, तो उनमें भी आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई, क्योंकि वो भी चाहते थे कि स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकें जिसमें किसी का हस्तक्षेप न हो। इस तरह से लोगों में, वहाँ के रहने वाले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का जागरण हुआ और उन्होंने इन उपनिवेशों का विरोध करने का निश्चय किया। तीसरा कारण है बच्चों अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ होने का, सप्तवर्षीय युद्ध। अब आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सप्तवर्षीय युद्ध क्या था। तो उसमें आप लोग लिखिएगा कि कनाडा और उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, उसे हम विश्व के इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके मध्य लड़ा गया? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इन दोनों के बीच में युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ और इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि फ्रांस को परास्त करके कनाडा और उत्तरी अमेरिका के जितने भी उपनिवेश थे उन पर इंग्लैंड का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। तो इस युद्ध के बाद अमेरिका की जो जनता थी, अब उपनिवेश थे, उनकी मानसिकता में परिवर्तन हुआ, क्योंकि इस युद्ध से पूर्व क्या हुआ, 1759 में ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट जारी किया और अमेरिकी उपनिवेशों में इसको लागू किया, और जो उपनिवेशों द्वारा लागू किए जा रहे कानून थे, बनाए गए कानून थे, उनको रद्द कर दिया। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश गवर्नरों की शक्ति में वृद्धि हो गई। इसके बाद जब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ तो 1763 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम जारी किया। उसके बाद वापस पहले तो क्या हुआ, पहले कानून से तो कि 1759 के कानून से ब्रिटिश गवर्नरों की शक्ति में वृद्धि कर दी गई। उसके बाद में एक नया कानून बनाया गया जिससे राजस्व वसूली हेतु कठोर कदम उठाए गए उपनिवेशों में, और दूसरा उपनिवेशों द्वारा पश्चिम में विस्तार की जो नीति थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया इंग्लैंड के द्वारा। तीसरा था कि स्थानीय इंडियंस को और अधिक अधिकार देने का वादा किया गया ताकि इंग्लैंड उनका समर्थन प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने और अधिक गलत नीतियां अपनाई और निर्णय किया कि अमेरिकी उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए जो 3 लाख पाउंड्स की आवश्यकता है, उनमें से लगभग 1,50,000 पाउंड्स किसको वहन करना होगा? उपनिवेशों को। और इस युद्ध के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के खर्च का वहन भी किसके ऊपर डाल दिया? अमेरिकी उपनिवेशों पर। तो इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो इंग्लैंड था वो अधिनियम और कानूनों के माध्यम से अमेरिका के उपनिवेशों पर दबाव बढ़ाने लगा और विभिन्न तरह के उन्होंने राजस्व और राजस्व राशि उनके ऊपर डाल दी जिसका वहन उनको करना था। तो इससे उपनिवेशों की जनता में असंतोष की भावना बढ़ी। इसके साथ ही एक अच्छी चीज़ इस समय हुई सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान कि पहले जहां उपनिवेशों को फ्रांस और इंग्लैंड का सामना करना पड़ता था, उसके सामने 2 शत्रु थे बच्चों। लेकिन क्या हुआ कि जब सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस पराजित हो गया तो अब केवल उपनिवेशों को इंग्लैंड का सामना करना था। फ्रांस उनके सामने एक मित्र राष्ट्र के रूप में उपस्थित था। इससे उपनिवेशों को फ़ायदा हुआ और उन्होंने इस सहयोग के बल पर इंग्लैंड से संघर्ष करने का निश्चय किया। तो इस तरह से 1756 से 63 के मध्य जो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया वो काफ़ी सहायक हुआ अमेरिकी उपनिवेशों के लिए अपना स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करने के लिए। अगला पॉइंट है बच्चों
इंग्लैंड की आर्थिक नीतियाँ। हम इंग्लैंड की जो आर्थिक नीतियाँ थी उसको दो भागों में ले सकते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व की और दूसरी सप्तवर्षीय युद्ध के बाद की आर्थिक नीतियाँ। सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व क्या हुआ कि इंग्लैंड ने कुछ इस तरह से नियम बनाए कि उपनिवेशों को, इंग्लैंड को कच्चा माल उपलब्ध कराना होगा, इस तरह के नियम बनाए। उपनिवेशों को इंग्लैंड के साथ प्रतिस्पर्धा समाप्त करनी होगी। और तीसरा था, उपनिवेशों को प्रशासन के खर्च का एक भाग वहन करना होगा। और इन्हीं शर्तों के साथ इंग्लैंड ने कई नियम व कानून भी लागू किए, जिन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला था नेविगेशन लॉज या नौ संचालन कानून। 1651 और 1663 के एक्ट थे। इन अधिनियमों के अंतर्गत उपनिवेशों के लिए आयात और निर्यात केवल ब्रिटिश जहाज़ों द्वारा करना ही अनिवार्य कर दिया गया। इन जहाज़ों का संचालन ब्रिटिश अधिकारी ही करेंगे, जिससे क्या हुआ कि जो अमेरिका था उसका जहाज निर्माण उद्योग क्या था, पूरी तरह से समाप्त हो गया। क्योंकि क्या हुआ, क्या नियम लगाया कि आयात और निर्यात के किससे क्या होगा, ब्रिटिश जहाज़ों से। तो इस तरह से अमेरिकी जहाज निर्माण जो उद्योग था उसको काफ़ी क्षति पहुंची, तो उसका विरोध करने का उपनिवेशों ने निश्चय किया। दूसरा था औद्योगिक अधिनियम। अब ब्रिटिश उपनिवेशों के द्वारा क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या हुआ कि उपनिवेशों में कई तरह के वस्तुओं के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1679 में ऊनी वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध, 1732 में टोपियों के निर्यात पर प्रतिबंध, 1750 में लोहे के कारखाने लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस युद्ध से पूर्व अमेरिका के जो उपनिवेश थे उस पर इंग्लैंड ने आर्थिक रूप से धीरे धीरे अपने प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। तो यह चीज़ उपनिवेशों के अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं थी, अतः ज़रूरी था कि धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं का विरोध किया जाए। अगली जो नीति थी इंग्लैंड की, व्यापारिक अधिनियम की, इसके अनुसार उपनिवेशों द्वारा कच्चा माल, कॉटन, तंबाकू, कागज, चमड़ा, लकड़ी व नौसैनिक उपकरण केवल इंग्लैंड को ही निर्यात करने होंगे। इस तरह का प्रतिबंध लगाया इंग्लैंड ने अमेरिका पर कि अमेरिका के उपनिवेशों को कच्चा माल, कॉटन, तंबाकू, जितने भी उपकरण थे केवल इंग्लैंड को ही क्या करने होंगे, निर्यात करने होंगे, और किसी देश को वो नहीं बेच सकता था। और इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध हों इन उपनिवेशों के। अतः इन नियमों का धीरे धीरे अमेरिकी उपनिवेशों में विरोध होने लगा। लेकिन अमेरिका की जो जनता थी उन्होंने उपनिवेशों की जनता तात्कालिक रूप से इन आर्थिक नियमों का विरोध नहीं किया, क्योंकि इस समय इन नियमों को इतनी कठोरता से लागू नहीं किया गया। अब इसके बाद सरकार ने क्या किया, वहाँ की इंग्लैंड की जनता ने, कि अपनी नई आर्थिक नीति लागू की सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, और राजस्व वसूली के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाए, अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और कई तरह के नियम लागू किए, जैसे शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, सर्च वारंट एक्ट। शुगर एक्ट में क्या था, यह 1764 में लागू हुआ। यह आप छोटे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा। इस एक्ट के अनुसार
सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व अमेरिकी उपनिवेश फ्रेंच ईस्ट इंडीज से शुगर खरीदते थे, पर इस नियम के अनुसार उपनिवेश केवल ब्रिटिश वेस्ट इंडीज से ही शुगर खरीदेंगे और चुंगी 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस कर दी गई। यह युद्ध एक तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता और संघर्ष पर आघात था और इस नियम ने इस बात के लिए तैयार किया उपनिवेशों को कि वो इंग्लैंड की नीतियों का विरोध करें। 1764 में ही करेंसी एक्ट लागू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व उपनिवेशों को मुद्रा छापने का अधिकार था, परंतु इस नियम के अनुसार उपनिवेशों को मुद्रा छापने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, जो उपनिवेशों की सुरक्षा पर एक तरह से आघात था। सर्च वारंट एक्ट ये भी 1764 का था। इस नियम के अनुसार ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों को उपनिवेशों में भवन व गोदाम की तलाशी लेने का अधिकार किया गया तस्करी पर नियंत्रण के लिए। इस नियम का काफ़ी विरोध दुरुपयोग हुआ ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा और जिसका अमेरिका की जनता ने विरोध किया और वहाँ पर लोगों में असंतोष उत्पन्न होने लगा। तो इस तरह से सप्तवर्षीय युद्ध के पूर्व की ब्रिटेन की आर्थिक नीति और बाद की आर्थिक नीति से धीरे धीरे अमेरिका के उपनिवेशों में असंतोष की भावना जागृत होने लगी और इसे स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ होने के कारणों के रूप में माना जाता है। आगे के कारणों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।